Good morning, student. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done exercise 8.4 and question number 1st, 2nd, 3rd and 5th. Now we do our question number 4. And question number 4th, a family bought 3 and 2 upon 5 meter, 3 and 1 upon 3 meter and 2 and 5 upon meter of cloth for 3 dresses. बेटा एक फैमिली है जिसमें वो कपड़े खरीदती है, जिसके लिए उसको 3 ड्रेस बनानी है, तो कपड़े खरीदती है 3 and 2 upon 5, 3 and 1 upon 3 मीटर एंड 2 and 5 upon 8 मीटर। तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट दी है, उसके बेस पर ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करने। फर्स्ट है हाउ मच क्लोथ डिड द फैमिली बाय इन आर, तो फैमिली ने टोटल कितना कपड़ा खरीदा। तो बेटा टोटल कपड़ा करना है तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछे हाउ मच क्लोथ वाज लेफ्ट इन द रोल if 3 pieces of cloth were cut from 20 meter roll of cloth। क्वेश्चन में पूछे हैं कि कितना कपड़ा लेफ्ट बचा रोल में अगर वह कपड़ा 20 मीटर रोल में से कट हुआ है। मींस टोटल रोल था 20 मीटर, उसमें से ये पीसेज कट किए हुए हैं, तो अब लेफ्ट कितना बच गया। सो अवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लॉथ 3 and 2 upon 5 मीटर, 3 and 2 upon 5 मीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 3 5 15 and 2 17 upon 5 मीटर। लेंथ ऑफ सेकंड क्लॉथ 3 and 1 upon 3, तो इसको भी हमने कन्वर्ट किया 10 upon 3 मीटर। लेंथ ऑफ थर्ड क्लॉथ 2 and 5 upon 8, इसको भी हमने चेंज किया 21 upon 8। अब फर्स्ट क्वेश्चन में था टोटल क्लॉथ परचेज, उन्होंने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, बाय किया, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो बेटा जो हमारा डिनोमिनेटर है 5, 3 and 8, इसका हम साइड में एलसीएम निकालेंगे। तो फर्स्ट हमने किया 5 से किया तो 1, 3 एज इट इज 8, फिर 3 से किया तो 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 and 8 एज इट इज। जब हमने 2 से किया तो 1 तो एज इट इज रहेंगे, 8 को डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 4, फिर हमने फिर 2 से डिवाइड किया 1 and 1, 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2, अब हमने 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, इस तरह फिर हमने इन सबको मल्टीप्लीकेशन किया, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 120। अब हमने 125 की टेबल में देखना 120 कितने नंबर पर आता है। बेटा 5 की टेबल में 120 नहीं आता, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 120 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 24। अब हमने उस 24 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 408 प्लस। अब हमने देखना है 3 की टेबल में 120 कितने नंबर पे आता है, टेबल में नहीं आता, तो हम 120 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ गया 40, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस। अब 8 की टेबल में देखना है 120 नहीं आता, तो हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, जब 120 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15, 15 को 21 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 315। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1123 अपॉन 120। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि फैमिली ने टोटल कितना कपड़ा परचेज किया। तो उन्होंने कितना टोटल कपड़ा परचेज किया 1123 अपॉन 120 मीटर। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, इस फोर्थ के ही सेकंड पार्ट में पूछा था, अगर रोल मतलब कपड़े की लंबाई टोटल 20 मीटर थी और उन्होंने 3 पीसेज में इनको कट कराया था, तो अब रोल में कितना कपड़ा बचा हुआ है। तो लेंथ ऑफ रोल कितना था 20 मीटर, क्लॉथ लेफ्ट इन रोल, तो टोटल रोल था 20 मीटर, कितना कपड़ा खरीदा गया था 1123 अपॉन 120। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, जब हमने माइनस कर दिया अब हमारे पास 20 के पास नीचे कुछ नहीं था, हम इसके नीचे 1 मानेंगे। अब ये हमारा माइनस का क्वेश्चन बन गया, तो अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 120। अब 1 की टेबल में 120 पर ही आता है, 120 को हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 माइनस 120 की टेबल में 121 नंबर पे आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1123 से, तो ये नंबर सेम रहेगा। अब हम 400 में से 1123 को माइनस कर देंगे और अपॉन में 120 जो हमारा आंसर आएगा। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बचा 1277 अपॉन 120 मीटर। मतलब जब फैमिली ने टोटल कपड़ा खरीद लिया था 1123 अपॉन 120 और टोटल रोल था 20 मीटर, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 4।
चाहे तो 1177 अपॉन में 120 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होगी 10 and 277 अपॉन 120 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन and our question number 6 is a shopkeeper had a stock of 75 and 1/6 kg of pulses। एक दुकानदार है जिसके पास स्टॉक है पल्सेस के 75 and 1/6 kg। मिक्स फ्रैक्शन में तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ही सोल्ड 63 and 1/9 kg, और उसमें से वह जो स्टॉक था उसके पास उसमें से वह कुछ बेच देता है 63 and 1/9 kg। हाउ मच ऑफ स्टॉक रिमेनिंग इन द शॉप। अभी शॉप में कितना स्टॉक बचा हुआ है। मीन्स बेटा हमें टोटल दिया हुआ है और कितना बेच दिया वो दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे माइनस। सो नाउ वी स्टार्ट एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज ए शॉपकीपर हैड ए स्टॉक ऑफ पल्सेज। कितने पल्सेज है इसके स्टॉक है उसके पास 75 and 1/6 kg। हमने मिक्स फ्रैक्शन में था चेंज किया, 75 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 450 में 1 प्लस किया 450 1/6 kg। ही सोल्ड उसने कितना बेच दिया 63 and 1/9। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, 63 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 567, 1 प्लस किया 568/9। अब स्टॉक रिमेनिंग इन द शॉप, अब कितने स्टॉक बचा हुआ था, तो हमारा जो टोटल स्टॉक था उसमें से हम जो बेच दिया उसको माइनस कर देंगे। तो 451/6 माइनस 568/9। अब जो डिनोमिनेटर थे हमारे 6 और 9 उनका हमने साइड में एलसीएम लिया हमारे पास आ गया 18। हमने 18 को लिखा, 6 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 3 को हमने 451 से मल्टीप्लाई किया तो 1353। 9 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 2 को 568 से मल्टीप्लाई किया तो 1136। फिर हमने 1353 में से 1136 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 217 अपॉन में 18 kg। अब चाहें तो आपका आंसर इतना भी ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12 and 1/18 kg। Okay student, I think you understand very well our question number 6. Now we do our question number 7. And our question number 7 is what must be subtracted from 6 and 4/5 to get 2 and 7/10। क्वेश्चन में दिया है कि 6 and 4/5 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 2 and 7/10 मिल जाए। So our statement is 6 and 4/5 में से हम x को माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 2 and 7/10। ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमने इसको चेंज किया 4/5 माइनस x 27/10। अब देखिए बेटा, अब हमारा स्टेटमेंट था 34/5 माइनस x एंड 27/10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x की साइड चेंज कर देंगे। 34/5 साइड चेंज होती है x की तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 27 इधर पॉजिटिव में इधर आके माइनस को हो जाएगा 27/10, और x इधर माइनस का था तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का। तो हमारी स्टेटमेंट आ गई थी 34/5 माइनस 27/10 इज इक्वल टू x। अब मैंने इसको x को हमने लेफ्ट साइड में लिख के इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख। अब ये माइनस का क्वेश्चन बन गया तो हम इसका एलसीएम लिख के सोल्व करेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10। अब 5 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आते हैं 2 को हमने 34 से मल्टीप्लाई किया 68 माइनस 10 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आता है 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 एज इट इज। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 41/10। अब चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 4 and 1/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 and 1/10। मीन्स अगर हम 6 and 4/5 में से 4 and 1/10 इसको घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 and 7/10। I think the student you understand very well our question number 7th. Now we do our question number 8. And our question number 8 is a basket contain 3 type of fruits weighing 19 and 1/3 kg। एक बास्केट है जिसमें 3 टाइप के फ्रूट्स रखे हुए हैं और उनका टोटल वेट है 19 and 1/3 kg। There are 8 and 1/9 kg एप्पल। जो टोटल वेट दे रखा था उसमें से एप्पल का कॉस्ट दे रखा है 8 and 1/9 एंड 3 and 1/6 kg ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस का वेट दे रखा है 3 and 1/6 kg एंड रेस्ट आर पियर। जो बच गए वो हमारे पास थे पियर्स। व्हाट इज द वेट ऑफ पियर इन द बास्केट। तो बास्केट में पियर्स के कितना वेट है। ओके स्टूडेंट, देखो टोटल वेट दे रखा है बास्केट का, उसमें एप्पल और ऑरेंज का वेट दे रखा है, हमें पियर्स का फाइंड आउट करना है। सो अवर स्टेटमेंट विल बी टोटल वेट ऑफ बास्केट 19 and 1/3 kg। मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमने इसको चेंज किया 19 3 जा
57, 57 में 1 प्लस किया 58/3 kg। वेट ऑफ एप्पल दे रखा है 8 and 1/9 कन्वर्ट किया हमने तो 73/9 kg। वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का वेट दे रखा था 3 and 1/6 kg, इसको भी हमने कन्वर्ट किया तो 19/6 kg। वेट ऑफ पियर्स पूछा है तो देखो बेटा टोटल वेट था हमारे पास 58 and 1/3, इसमें से हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पियर्स का वेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में रख के हमने 73/9 प्लस 19/6 को प्लस कर देना है, 58/3 एज इट इज, ब्रैकेट एलसीएम लिया 18, 9 की टेबल में 18 2 नंबर पे आता है, 73 से मल्टीप्लाई किया तो 146 प्लस 6 की टेबल में 18 3 नंबर पे आता है, 19 से मल्टीप्लाई किया 57। अब हमने इन दोनों को जोड़ देना है, 58/3 एज इट इज रहेगा, इन दोनों को हमने प्लस किया था 203/18। अब देखिए बेटा ये माइनस का क्वेश्चन बन गया, हमें इसका भी एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 18, 3 की टेबल में 18 आता है 6 नंबर पर, 6 को 58 से मल्टीप्लाई किया 348 माइनस 18 की टेबल में 18 1 नंबर पे आता है, 203 से मल्टीप्लाई किया तो 203 एज इट इज। अब हमने 348 में से 203 को माइनस कर दिया तो 145/18 kg आ गया, मतलब पियर्स का वेट आ गया 145/18 kg। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 8 and 1/18 kg। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 8। Okay student, thank you and have a nice day. Hello student of 5th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 4th topic of English grammar revision. And now in this class, we will start our next topic, 5th. Our topic name is पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड सेंटेंस, द क्लॉक टेल्स अस द टाइम। Third sentence, my mother loves me very much. In the sentence first, rises is the verb. Now put a question. What rises in the east? फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, राइज हमारी क्या है, वर्ब है, और राइजेस क्या कर रही है, क्वेश्चन पुटअप कर रही है। वर्ब हमारा एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं। देखिए क्या राइज हो रहा है, क्या उग रहा है। यू विल फाइंड द आंसर, हम आंसर फाइंड करेंगे कैसे, द सन। हैंस द सब्जेक्ट इज द सेंटेंस इज द सन, मीन्स क्या उग रहा है, सन। ठीक है, तो अब इसमें सन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। यू मे पुट द सेम क्वेश्चन इन एवरी सेंटेंस टू फाइंड द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों सेंटेंसेस में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करना है। जैसे टेल्स, क्या कौन बताती है टाइम, हमारी क्लॉक बताती है, तो क्लॉक क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट का आपको पता चल गया था। सेकेंड, लव्स मी वेरी मच, कौन लव करता है, तो माई मदर। माई मदर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय studying the following table. सीरियल नंबर हमने आपको ऊपर बता दिया, राइजेस, बट राइजेस इन द ईस्ट, द सन। क्वेश्चन पुटअप हो रही है, आंसर मीन सब्जेक्ट बता रहे हैं, द सन। ठीक है। टेल्स, वट टेल्स अस द टाइम, द क्लॉक। थर्ड, लव्स, हु लव्स वेरी मच, माई मदर। क्लियर है। And so now subject. Subject, the person or thing about which something is said is called the subject. 4. Getting the subject, put a question, who or what to the verb. Means subject क्या होता है, person or things
जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। और हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं, वर्ब के क्वेश्चन पुट अप करके। फॉर गेटिंग द प्रेडिकेट पार्ट पुट अ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सिंप्लीफाई, जैसे द सन, द क्लॉक, माई मदर। क्वेश्चन, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। व्हाट इज सेड अबाउट द सन, सन के बारे में क्या कहा गया है, राइजेज इन द ईस्ट, तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगी हमारी, राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड, द क्लॉक, व्हाट इज सेड अबाउट द क्लॉक, क्लॉक के बारे में क्या कहा गया है, टेल्स अस द टाइम, क्या बताती है, हमें टाइम बताते, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। माई मदर, व्हाट इज सेड अबाउट द मदर, मदर के बारे में क्या गया है, लव्स मी वेरी मच। इज दैट क्लियर? Answer now, predicate. What we say about the subject is called the predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो भी वो कुछ कहती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहा जाता है सेंटेंस में। फॉर गेटिंग अ पुट अ क्वेश्चन, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, हम क्वेश्चन पुट अप कहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, उससे हमें आंसर मिल जाएगा कि ये हमारे प्रेडिकेट है। In this way, the sun, subject, rises in the east, predicate. The clock, subject, tells us the time, predicate. My mother, subject, loves me very much, predicate. And the sentence divided into two parts, subject and predicate. And so let's start its exercise. Divided the sentence into the subject and predicate parts and write them in the given table. हमें subject and predicate find out करके इस टेबल में राइट आउट करने हैं। देन फर्स्ट देखिए, रवि हैज़ अ ब्लू शर्ट, तो ब्लू शर्ट किसके पास है, किसके पास, रवि के पास, तो रवि क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और रवि के पास क्या है, हैज़ अ ब्लू शर्ट, क्या है, ब्लू शर्ट है, तो हैज़ अ ब्लू शर्ट क्या हो जाएगी हमारी, प्रेडिकेट हो जाएगी, और रवि क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं और इस टेबल में रीराइट करने। जैसे मैंने फर्स्ट राइट कर रखा है, रवि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड हैज़ अ ब्लू शर्ट, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसी तरह आपको 10 के 10 सेंटेंसेस है राइट करने हैं यहाँ पे फाइंड आउट करके। देखिए सेकेंड, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर टॉयज, तो इसमें द चाइल्ड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्राइंग फॉर टॉयज मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। थर्ड, द कैट इज चेजिंग द माउस, द कैट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा और इज चेजिंग द माउस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी द कैट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज चेजिंग द माउस क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। फोर्थ, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसमें द माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट फिफ्थ, एक्सरसाइज इज अ गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, आई वाज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, आई खाली आई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड वाज रीडिंग द न्यूज़ पेपर ये हमारा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। एंड नेक्स्ट है, द नेकलेस वाज मेड ऑफ गोल्ड, द नेकलेस तो हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट एंड वाज मेड ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। एट्थ, यूवर मेड हैज स्टोलन माई रिंग, यूवर मेड क्या हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट और हैज स्टोलन माई रिंग क्या हो जाएगी हमारी प्रेडिकेट। नेक्स्ट है नाइन्थ, अकबर वाज अ ग्रेट एम्पीरियर, अकबर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड वाज अ ग्रेट एम्पीरियर क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है टेंथ, आई लव टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, अब इसमें आई ओनली आई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और यही सारा बाकी क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। एंड सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आपको इस टेबल में रीराइट करना है एंड इसको लर्न करना है। एंड नेक्स्ट है पार्ट बी,
Match the subject part in column A with the predicate part in column B and write the complete sentence. हमें complete sentence write करने हैं इस टेबल में. जैसे मैंने first sentence write कर रखा है, आपको complete sentence इस टेबल में write करने हैं. तो देखिए, first, बीरबल was a wise man. Second, the moon goes round the earth. Third, your son drives the car fast. Fourth, brave people fight for their motherland. Fifth, New Delhi is the capital of India. India is called the land of festivals. The lotus is the national flowers of India. The washerman is washing our clothes. 9. The rain was falling heavily. The judge found him guilty. And the students, I hope you will understand this 5th chapter revision, and this revision learn in your book and notebook and write these sentences. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। तो बच्चों, आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का S7 का रिवीजन हिंदी व्याकरण का, और इसमें हम करेंगे शुरू आज पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तुमने चौराहे पर लाल, पीली, हरी बत्तियों वाला यातायात का खंबा देखा होगा। ये बत्तियाँ क्या करती है, चलो जान लें। लाल रंग की बत्ती सबकी गति पर रोक लगाती है। चलने की तैयारी कर लो, पीली यह समझाती है। हरे रंग की बत्ती अब चल दो यह बतलाती है। आपने देखा कि बत्तियों ने जलकर संकेत दिया है। यहाँ आपने संकेत की भाषा देखी। शोर मत करो, चुप हो जाओ, अध्यापक जी ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। यहाँ भी संकेत से बात समझाई गई है। और यातायात का सिपाही, वह तो हाथों के संकेत से वाहनों को रोक भी देता है और चला भी देता है। देखा कितनी ताकत है संकेतों में, न चलने देते हैं, न बोलने और न ठहरने। लेकिन व्याकरण इसे भाषा का रूप नहीं मानता। व्याकरण के अनुसार भाषा का रूप थोड़ा अलग है। मुर्गा बोला कुकड़ू कू और कबूतर गुटर गू, काँव काँव कर कौआ आया, कुहू कुहू कोयल ने गाया। इन पंक्तियों में पक्षियों की आवाज़ें सुनाई गई है। ये पक्षियों की अपनी भाषाएं हैं, लेकिन व्याकरण इन्हें भाषा के दायरे से बाहर रखता है। व्याकरण तो गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं की आवाज़ों को भी भाषा नहीं मानता। अब तो व्याकरण पर गुस्सा आ रहा है। चलो व्याकरण से ही पूछे, वह किसे भाषा के दायरे में रखता है। जब मन की बात या विचार बोलकर या लिखकर प्रकट किए जाएं तो उसे भाषा कहते हैं। कब मानता है व्याकरण? जब विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाए। पशु पक्षी आवाज़ ज़रूर निकालते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ हम नहीं निकाल पाते हैं। अब समझ लो भाषा के लिए क्या ज़रूरी है। हम जो कह रहे हैं सुनने वाला उसे लगभग वही समझ रहा हो। हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग ऐसा हो जो भ्रम पैदा न करे। लिखित भाषा में विराम चिन्ह सही तरह से लगे हों। आइए अब भाषा के रूपों की बात करते हैं। भाषा के रूप 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? जिसे बोल और सुन सकते हैं। और लिखित रूप क्या होता है? जिसे लिख और पढ़ सकते हैं। हमने व्याकरण से भाषा के बारे में इतना कुछ जान लिया, लेकिन उससे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। यह बात तो ठीक नहीं। चलो व्याकरण को भी जानें। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यह किसी भाषा विशेष के नियमों की जानकारी देता है कि भाषा किस तरह से लिखी या पढ़ी जाती है। इस बात की जानकारी देता है व्याकरण। वह मेरी भाई है, कहीं कुछ गलत है, कैसे पता चला? व्याकरण ने हमें बताया कि भाई पुल्लिंग है, इसलिए मेरा शब्द आना चाहिए। वह मेरा भाई है। मैंने आम खाना है। अरे आम बाद में खा लेना, पहले वाक्य रचना तो ठीक करो। ये होना चाहिए मुझे आम खाना है। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं।
वर्ण विचार, इसमें वर्णों या अक्षरों के बारे में विचार होता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों पर विचार होता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पर विचार होता है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मुख से बोली गई आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ये लिपि चिन्ह उस भाषा को प्रयोग में लाने वाले लोग तय करते हैं। लिपि के रूप में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। लिपि के होने से क्या क्या हुआ? अखबार छपे, किताबें छपी, पुस्तकालय बने। इस तरह ज्ञान सुरक्षित रहने लगा और उसकी पहुंच भी बढ़ गई। नीचे कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम दिए गए हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। अरे हमने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में तो बात ही नहीं की। मातृभाषा को हम घर, परिवार या आसपास से सहज भाव से सीख जाते हैं। बच्चा भी इसे सीखने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। यह हमारे प्राणों की भाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की स्वाधीनता के बाद इसे यह स्थान दिया गया था। इसे राजभाषा भी कहा जाने लगा है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी को भाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये सभी, और भाषाओं की जो लिपियां हैं कौन कौन सी है, ये सब अपने इस पुस्तक में से, इस पाठ में से अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 3rd, Movements of the Earth. In chapter number 3rd, our first difficult word is movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Second is rotation, R-O-T-A-T-I-O-N, rotation. Third is revolution, R-E-V-O-L-U-T-I-O-N, revolution. Fourth is imaginary, I-M-A-G-I-N-A-R-Y, imaginary. Fifth is equator, E-Q-U-A-T-O-R, equator. Sixth is hemisphere, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E, hemisphere. Seventh is season, S-E-A-S-O-N, season. Eighth is region, R-E-G-I-O-N, region. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या है? मूवमेंट, M-O-V-E-M-E-N-T, मूवमेंट। सेकेंड इज रोटेशन, R-O-T-A-T-I-O-N, रोटेशन। थर्ड इज रिवोल्यूशन, R-E-V-O-L-U-T-I-O-N, रिवोल्यूशन। फोर्थ इज इमेजिनरी, I-M-A-G-I-N-A-R-Y, इमेजिनरी। फिफ्थ इज इक्वेटर, E-Q-U-A-T-O-R, इक्वेटर। Sixth is hemisphere, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E, hemisphere. Seventh is season, S-E-A-S-O-N, season. Eighth is region, R-E-G-I-O-N, region. Now our word meaning is, first word meaning pole, P-O-L-E, pole means dhruv. Second is rotation, R-O-T-A-T-I-O-N, rotation means ghurnan. Third is revolution, R-E-V-O-L-U-T-I-O-N, revolution means chakra. Fourth is movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement mean gati. Fifth is imaginary, I-M-A-G-I-N-A-R-Y, imaginary means काल्पनिक. Sixth is hemisphere, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E, hemisphere means अर्धगोल. Seventh is angle, A-N-G-L-E, angle means कोण. Eighth is equator, E-Q-U-A-T-O-R, equator means भूमध्य रेखा. Ninth is region, R-E-G-I-O-N, region means क्षेत्र. 10th is season, S-E-A-S-O-N, season means मौसम. So dear students, I hope you understand, you learn completely these difficult words and word meanings with spelling. Thank you.